थैंक यू वेरी मच। मैं नहीं समझता कि दुनिया नोटिस लेगी, क्योंकि मैं ये डोसियर्स की कहानियां, ये हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी कराने के बारहा हमारी हुकूमत सबूत दे चुकी है। यूनाइटेड नेशन में भी दिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी कुलभूषण जाधव को हम लेके गए, और हर जगह पे हमने जहां जहां पे एविडेंस हम दे सकते थे उनको दिए, लेकिन दुनिया टस से मस नहीं होती। अब ये एक सॉफ्टवेयर का एक उन्होंने तरीका इख्तियार किया, और डिसइंफो लैब की पूरी कहानी हमारे पास है। हमने उसको पूरी दुनिया के सामने रखा। वो 10 साल तक हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे। फिर अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव साजी की कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की मुआवनत कर रहा है, और हमारी तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद वो अमेरिकन के कानों में जहर घोलते रहे। उसका अंजाम क्या हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन ये सब कुछ कब तक हम शिकायतें लगाते रहेंगे? जब तक कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हिंदुस्तान बाज आने वाला नहीं है। न अजीत डोवाल बाज आएगा, न नरेंद्र मोदी बाज आएगा, और न इनके सॉफ्टवेयर ऑपरेटिव्स बाज आएंगे। ये होता रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ। इसका हमें बिफिटिंग जवाब देना है। ये ट्रेस कर लेना एक बहुत अच्छी बात है। इसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए, आईसीसी के पास ले जाना चाहिए, ब्रिटिश क्रिकेट बोर्ड के पास ले जाना चाहिए, जिन्होंने अपना विजिट कैंसिल किया। हालांकि उनके हाई कमिश्नर ने टेलीविजन पे आके कहा कि हमारी तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं है और किसी किस्म की कोई थ्रेट के प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के पास भी हमें जाना चाहिए, और आईसीसी के पास तो जाके इसके ऊपर पूरा मुकदमा लड़ना चाहिए कि अगर इस तरह इंडिया सैबोटेज करेगा एक इंटरनेशनल खेल को, तो फिर देयर इज नो एंड टू इट। और जहां तक पाकिस्तान और इंडिया का है, मैं समझता हूं इट इज हाई टाइम कि अब हम उन्हें इसका बिफिटिंग रिस्पॉन्स दें, बिफिटिंग रिप्लाई दें। जब भी मुल्क के अंदर दहशत गर्दी होती है, उसका जवाब जब तक हम उन्हें नहीं देंगे, हिंदुस्तान बाज आने वाला। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त जो है वो अब आ गया है। एहतशाम साहब, जनरल असेंबली का इजलास भी चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी जो है वो इसे वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। सर, आपको क्या लगता है, ये अब हमारे लिए टेस्ट केस है कि हमने दुनिया को किस तरीके से कन्विंस करना है, और कन्विंस कर पाएंगे हम? सोनिया, देखें, जिस तरह कहा जाता है, ठीक है, जनरल साहब ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, उस पर भी मैं कमेंट करूंगा, फिर उनसे सवाल भी पूछूंगा। देखें सोनिया, इस वक्त सूरत हाल दुनिया में जो हो रही है, पिछले 60 वर्षों में जो एक नया नैरेटिव दुनिया में बना है, वो ये है कि जी लड़ाइयाँ, फिजिकल लड़ाइयाँ जो है ना, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मफादात को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मुल्कों को इकोनॉमिकली चोक कर सकते हैं करके, और फिर हाइब्रिड वॉर है, 5th जनरेशन वॉर है, इस तरह के तरीके इस्तेमाल करके। देखिए, अब जितनी जल्दी से हमारी एजेंसी ने अनर्थ कर दिया है सारे मामले को, ये सारा ड्रामा जो है हम देख रहे हैं जिस तरीके से अनफोल्ड हुआ और इसका अंजाम जिस तरीके से हुआ। अब तो 2 टेस्ट हैं। एक तो है बैनुल-अक़वामी जो ज़मीर है उसको कितना हम झंझोड़ेंगे, वहाँ से क्या रिएक्शन आता है, वो क्या करेंगे। मेरा ख्याल है जनरल साहब 2 चीज़ें जो बहुत पॉजिटिव हैं। ठीक है, हमें जवाब देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। पहली मरतबा इस सारे मामले पे जो बरतानिया की सुबकी हो रही है, और बरतानिया को एक समझा जाए कि मेजर प्लेयर बन के सामने आया। माइक अथर्टन का आप देखें जो स्टेटमेंट आया, जो साबिक कप्तान है बरतानिया के, जिस तरह उसने तनकीद की है क्रिकेट टीम के, अपने मुल्क के करता धरता लोगों के ऊपर, वो बड़े सारी कहानी तो पता चलती है कि कितने सख्त तरीके। और फिर आप देख लें कि वहाँ पे दूसरे जो बड़े मारूफ साफ़ी हैं, जो उनके जिस तरीके से उन्होंने ये पीटर ओबॉर्न ने, ये जो आपने देखा टेलीविजन का इंटरव्यू भी सामने आया, उसने तो यहाँ तक कहा बरतानिया हुकूमत को आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने ये किया। वो मुल्क पाकिस्तान, जब आप इतने मजबूर थे कि कोरोना के हालात में आपके मुल्क में कोई आना नहीं चाहता था, पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट टीम भेजी और इस ख़तरा मोल लिया। आपने किस तरीके से उनके साथ सलूक किया है, आपने क्या ये पे बैक करने का तरीका था। मेरे ख्याल है ये एक इंटरनल बहस जनरल साहब बड़े ज़बरदस्त तरीके से कम बरतानिया के मीडिया में शुरू हो गया। और तीसरी चीज़ जनरल साहब जो मुझे लगती है, जो बहुत ही बरतानिया के लिए सुबकी का बायस है, मुझे बिल्कुल मैं हैरान हूँ इस बात पे कि जो बरतानिया के पाकिस्तान में हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने जो कल अखबार में इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जी हमारी तरफ से सिरे से कोई नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी पाकिस्तान के बारे में नहीं थी। भाई आप अपना आर्गूमेंट खुद ही धड़ाम करके नीचे गिरा रहे हैं। फिर आपने क्या हुआ कि आपने 3 दिन तक उनकी टीम आती रही, आके यहाँ पे प्रैक्टिस करती रही पिंडी में, और एक ऑल ऑफ ए सडन आपने सारा ड्रामा किया और फिर फेक बुनियादों पे किया, और जिसका जाहिर सी बात है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पाकिस्तान जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ
जो क्रिकेट काउंसिल ICC में जाएगा, वहाँ क्या होता है, कहने वाले लोग कहते हैं कि जी कोई 3-4 बड़े मुल्कों की इजारादारी है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद बरतानिया, ये मेजर प्लेयर है, न्यूजीलैंड भी शामिल हो जाएगा, तो शायद हमारा इतना केस वीक है कि कुछ नहीं हो पाएगा। जनरल साहब, अब बड़ा अहम सवाल है, सीधा सवाल है कि जी ये आए दिन, ये जब से 2 साल हो गए हिंदुस्तान के साथ हमारा ये मामला जो है जिस नहज पे चला गया है, अब आप देख लें कि जो दुनिया जहान का मलबा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हर 80% का मीडिया जो है झूठ बोल रहा है हमारे ख़िलाफ़, हर तरह की साजिश हो रही है। और उसमें सबसे अहम चीज़ मेरा ख्याल है जनरल साहब, ये 1.5 हफ्ते पहले जो 8 ममालिक के इंटेलिजेंस पाकिस्तान में आए हैं, उन्होंने जो बैठ के फैसले किए हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आ रही हैं कि ये बरतानिया, अमेरिका और बाकी ममालिक को हज़म नहीं हो रही, वो हर आने वाले दिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करेंगे। हम कैसे जनरल साहब इनकी साजिशों को स्कटल कर सकते हैं, हम कैसे अपना नुक्ता नज़र को बेहतर कर सकते हैं? और तीसरी बात ये जिसका आप कह रहे हैं कि हम जवाब दें, किस तरह दें, फिजिकल टर्म में जवाब दें या हमें क्या करने की ज़रूरत है? श्याम साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो आपने अभी ब्रिटिश हाई कमिश्नर की बात की, उन्होंने पूरा नैरेटिव बयान करने के बाद आखिर में उन्होंने ये कह दिया कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है ECB वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है और वो अपने डिसीजन के खुद जिम्मेदार है। ये कहने के बाद अब वहां के रिपोर्टर्स कुछ लिखें, जर्नलिस्ट लिखें, फॉर्मर प्लेयर्स लिखें, वो एक अखलाकी दबाव तो हो सकता है, लेकिन जो एक पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तान के सिक्योरिटी एनवायरमेंट पर जो धब्बा लगना था वो लग चुका है। एक न्यूजीलैंड की टीम आकर 6 दिन प्रैक्टिस करके खेलने से पहले वापस जा चुकी है। एक तो इसके पीछे जो किरदार हैं, चाहे वो अमरुल्लाह साले हो या इंडिया हो, रॉ हो, उन्होंने जो भी मिलकर जो कुछ किया है, इसको बेनकाब करना एक बात है। लेकिन दूसरा जो हम बात कर रहे हैं ना कि अभी हमें क्या करना चाहिए, देखें 8 इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड्स मिले या अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए आप कुछ काम करें, या वहां से फंसे हुए लोगों को आप वहां से इवैक्यूएट करवाएं। पाकिस्तान में 13,000 आदमियों को इवैक्यूएट करवा के आप तमाम वेस्टर्न कंट्रीज में उनको बाहिफाजत भेज रहे हैं। उस वक्त न कोरोना की रेड लिस्ट थी, न कोई सिक्योरिटी एनवायरमेंट थे, और पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जितना काम किया उसकी भी अप्रिसिएशन हुई। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स है और रियल पॉलिटिक है, उसमें ये सब चीजें ताकतवर ममालिक इनको खातिर में नहीं लाते। हिंदुस्तान इस वक्त अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस की वजह से वो एक हठधर्मी पर उतरा हुआ है। मैंने जिस बात का जवाब देने की बात की है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने सिर्फ हाइब्रिड वॉरफेयर इंफॉर्मेशन नहीं की है, डिसइंफॉर्मेशन से नहीं किया है, मुआशी हिसाब से हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया है, उन्होंने फिजिकल दहशतगर्दी की है हमारे मुल्क में। कुलभूषण यादव यहाँ पे वाज और नसीहत करने के लिए नहीं आया हुआ था। हाँ। उसका नेटवर्क जो कुछ कर रहा था वो हमें पता है। फिर कराची कॉन्सुलेट, कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो कुछ हुआ वो सॉफ्ट वॉरफेयर नहीं था। जो चाइनीज कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ, जितने हमले बलूचिस्तान में करवाए जा रहे हैं और जितने वो 66 ट्रेनिंग कैंप, जनरल साहब ये 2009 में जनरल साहब श्रीलंका की टीम पे लाहौर में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ था उसमें भी हिंदुस्तान मुलविस है। मैं ये कह रहा हूं जब वो फिजिकली इंटरनेशनल दहशतगर्दी हमारे मुल्क में आके कर रहे हैं तो फिर मैं जाती तौर पे समझता हूं हमें भी अब ये चूड़ियां उतार देनी चाहिए। शिकायतें बहुत हो गई, डोसियर्स बहुत जमा हो गए, हर लेवल पे हमने इसको उठाया। अगर दुनिया हमारी बात नहीं सुन रही, मोरालिटी नाम की कोई चीज रियल पॉलिटिक्स में नहीं है, न उनको हिंदुस्तान में होने वाला माइनॉरिटीज पे जुल्म नजर आता है, न पैलेट गन्स का इस्तेमाल नजर आता है, न 2 साल से लगा हुआ कर्फ्यू कश्मीर में नजर आता है, न यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को डिसरिगार्ड करना नजर आता है। अगर दुनिया को ये सब हकाइक नजर नहीं आ रहे तो हम क्यों अच्छे मियां बन के और सिर्फ वाजो नसीहत से इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? इससे ये नहीं रुकेगी। हमें भी मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अच्छा जनरल साहब ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस सारी सूरत हाल का सामना है, आपको लगता है कि ये सारी चीजें जुड़ी हैं अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी रही है और इसके साथ साथ इंडिया और वहां पर इंटरनेशनल जो फोर्सेस थे जिस अंदाज में उन्हें मुंह की वहां पर खानी पड़ी, आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल का रिएक्शन भी हो सकता है? देखिए यकीनन ये एक रिएक्शन की फॉर्म है और उसी चीज का रिएक्शन आ रहा है। लेकिन अगर 20 बरस रेजिस्ट करके अफगान तालिबान ने
एक कोलिशन फोर्स को ऑक्यूपेशन फोर्स समझते हुए उनको रेजिस्ट किया है, 2.5 लाख लाशें उठाई हैं, अमेरिका ने जुल्म की इंतहा कर दी, तकरीबन 5,000 के करीब ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं और उन्होंने जनाजों पर ड्रोन स्ट्राइक्स की, मदरसों पर ड्रोन स्ट्राइक की, शादी की बारात की तकरीबों पर ड्रोन स्ट्राइक की, क्योंकि वो कल्चर को नहीं समझते थे। वो समझते थे ये जो एक आदमी आगे खड़ा है शायद ये को लेक्चर दे रहा है, उन्हें पता ही नहीं था कि ये जनाजा हो रहा है और वो इमामत कर रहा है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया, कोलेटरल डैमेज करके उन्होंने अपने दुश्मन अफगानों को खुद बनाया। अब अगर उन अफगानों ने रेजिस्ट किया है, वो प्राइम मिनिस्टर की बात 100% दुरुस्त है कि जिस मुल्क का कुल बजट ही $50 बिलियन है, क्या वो अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ कोई फाइनेंशियली किसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने की पोजीशन में है? बिल्कुल। हमारी तो वो तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। आईएसआई ने तो उन्हें 2 दफा बेल आउट किया। एक दफा बेल आउट किया था जब यूएसएसआर आया था और उस वक्त ये अमेरिका और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज और अरब कंट्रीज दौड़ के पाकिस्तान आए थे और आईएसआई को मुजाहिदीन ट्रेन करने के लिए किया और उन्होंने तमाम फंडिंग की, फंड्स दिए, F-16 दिए, कोबराज दिए, हत्ता के स्टिंगर मिसाइल्स दिए मुजाहिदीन को, अमेरिका ने दिए। लेकिन इसमें जनरल साहब एक और चीज भी है, जनरल साहब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अमेरिका का, आप देख लें कि सारे सिनेरियो में अमेरिका का जो रोल है, जो किरदार है, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ रहा है। एक तरफ सदर बाइडन जनरल असेंबली में कल तकरीर करते हुए कहते हैं कि जी कोल्ड वॉर का पीरियड ख़त्म हो गया, इसमें नहीं जाना। वो एक एक्टिव कोल्ड वॉर अमेरिका ने चीन के खिलाफ शुरू कर रखी है। दूसरा आप देख लें जिस तरीके से इस रीजन में हिंदुस्तान को तैयार किया जा रहा है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मायदा किया गया था न्यूक्लियर पावर्ड जिसका सबमरीन का, जो फ्रांस से $60 बिलियन का प्रोजेक्ट 12 उन्होंने ये लेनी थी, ये सबमरीन वो अब लेंगे अपना, फ्रांस से लेनी थी, अब लेंगे जाके वो अमेरिका से। आप नहीं समझते, और कल आप देखेंगे, आपने देखा होगा न्यूयॉर्क टाइम ने आर्टिकल लिखा है इस पर और बड़ी तनकीद की अपनी हुकूमत पे और तनकीद किया ऑस्ट्रेलिया पे कि अमेरिका तुम्हें झोंक रहा है इस जंग में, वो पहले ही झोंका हुआ है, लोगों को झोंक रहा है, तुम्हें तो बचना चाहिए। तो मेरा सवाल जनरल साहब ये है कि इस हाथी के साथ हम क्या लड़ेंगे? आप देख लें जगह जगह हमें जिस मुसीबत का सामना करना पड़ा है, FATF है, IMF है, और दुनिया जहान के आप फोरम देख लें, जनरल असेंबली में चले जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं सुना जाता, सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास होता है, वहाँ पे वो वीटो कर देते हैं। अभी आप देख लें पिछले उन्होंने इजलास हुए, वो जनरल असेंबली का सदर था हिंदुस्तानी, तो उसने क्या किया, पाकिस्तान को आने नहीं दिया, कश्मीर के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से कोई बात करनी है तो हम तो बड़ी वीक विकेट पे खड़े हैं। हमें तो जिस तरीके से पाला अमेरिका से पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हमें कुछ रिव्यू करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या हम बिल्कुल क्या रिव्यू करना चाहिए? तो शाम साहब, अगर कुछ लोग मशवरा ये दे रहे हैं कि जाएं और उनके पांव पड़ जाएं और माफी मांगें, तो इस तरीके से कौमें आगे नहीं बढ़ा करती। पाकिस्तान आइसोलेटेड मुल्क नहीं है, पाकिस्तान की अपनी जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पोलिटिकल पोजीशन है एक दुनिया में, और पाकिस्तान इस वक्त आइसोलेटेड नहीं है। अगर आप 8 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड को दावत देते हैं और वो आपके मुल्क में आके रिस्पॉन्ड करके एक थ्रेट एनालिसिस बनाते हैं कि अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है, उनमें से 2 वीटो पावर्स हैं, चाइना और रशिया वीटो पावर हैं, वो भी आपके साथ बैठे हैं। तो अब अगर वो दरवाजे बंद कर रहे हैं या वो अपनी साइड ले रहे हैं, वो हमें चाइना की गोद में धकेलना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास जो ऑप्शंस ओपन हैं उसमें खुल के अपना उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करें, उनको ऑप्टिमाइज करें, उस पोटेंशियल को जो हमारा जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल है उसको ऑप्टिमाइज करें, अपनी सिक्योरिटी जो घर के अंदर है उसको बेहतर करें, और अफगानिस्तान की जो इशारा है इससे यूरेशिया तक और सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए जो चाइना के अज़ाइम हैं उनके साथ जुड़ जाएं, ईरान के साथ जुड़ जाएं, रशिया के साथ जुड़ जाएं और इन ममालिक के साथ मिलकर अपनी बाकी ऑप्शंस को ओपन करें। इन 8 ममालिक को वो नहीं रोक सकते। दीगर ऑप्शंस